बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 28 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 823 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे। यूक्रेन के सदर ने नेटो के इत्तेहाद को बिल्कुल तोड़ दिया है। नेटो का इत्तेहाद तकसीम हो चुका है। एक जानिब एक धड़ा है, दूसरी जानिब दूसरा धड़ा है। दरमियान में यूक्रेन के सदर हैं और नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग, जिनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा, जो एक धड़ा है जो यूक्रेन और यूक्रेन की डिमांड्स के खिलाफ है, वो नेटो के चीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहा है। अ डेंजरस जेंटलमैन कहकर बुलाया है एक नेटो कंट्री ने नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग को। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग खबरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैदानी जंग की सूरत हाल मैं आपको स्कैन करके बता दूं, क्योंकि सूरत हाल बिल्कुल उसी तरह से रशिया की फौजें जो हैं वो आगे की जानिब भी बढ़ रही हैं। रशिया की स्ट्राइक्स भी आए रोज़ यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर रशिया की स्ट्राइक्स भी रिपोर्ट हो रही हैं। अब गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान रशिया के 14 मिज़ाइल हमले थे और 36 ड्रोन हमले थे। इन 14 में से 12 मिज़ाइल्स को और 36 में से 31 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया, लेकिन नुकसान रिपोर्ट हुआ है। मुकलाइव रीजन, जो सदर्न यूक्रेनियन साइड के रीजन्स हैं, वहाँ पर भी नुकसानात रिपोर्ट हुए हैं, हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। और ईस्टर्न यूक्रेन की तो खैर बात ही ना करें, यहाँ पर रशिया की स्ट्राइक्स हो या फिर रशिया की फौजियों की पेशकदमी हो। अब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि इन्होंने 2 मजीद विलेजेस को कंट्रोल कर लिया है। अब एक एक विलेज को कंट्रोल करने में आपको मालूम है कि स्टार्टिंग डेज में रशिया को 6-6 महीने भी लगे थे, लेकिन आजकल ये सूरत हाल है कि आए रोज एक विलेज को कंट्रोल किया जाना। अब ये जो 2 विलेजेस हैं, इनमें से एक विलेज डोनेट्स्क रीजन के अंदर है और दूसरा विलेज जो है वो खार्किव रीजन के अंदर है, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल चल रही है और यूक्रेन वो बैटल बुरी तरह से, उस बैटल में यूक्रेन को शिकस्त का सामना है। और इधर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल रिलैक्स हैं। ये तीसरा दौरा है रशिया के सदर का, 5वीं मरतबा सदारत का ओहदा संभालने के बाद ये तीसरा दौरा है। पहले चाइना गए थे, आपको मालूम है, फिर बेलारूस का दौरा किया और अब उज़्बेकिस्तान में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2 तरफा ताल्लुकात पर बात की। यहाँ पर उज़्बेकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात की, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, रशिया एक जंग में है, लेकिन चूंकि रशिया इतना बड़ा है कि नेटो का पूरा अलायंस भी मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रशिया के एक बॉर्डर पर अगर जंग चल रही है तो रशिया के इंटरनल मामलात बिल्कुल दुरुस्त हैं। यानी कि रशिया के अंदर इंतखाबात भी हुए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ज़ेलेंस्की सदर नहीं रहा, क्योंकि इसकी सदारत का जो टर्म है वो ख़त्म हो चुका है, तो ज़ेलेंस्की कानूनी और आईनी तौर पर यूक्रेन के सदर नहीं रहा। इधर रशिया के अंदर इंतखाबात भी हुए, रशिया के सदर नॉर्मली दौरे भी कर रहे हैं और इनसाइड रशिया, जो मॉस्को वाली साइड है, जो यूक्रेन के बॉर्डर से ज़रा परे रीजन्स हैं, वहाँ पर लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। और दूसरी साइड पर ये हैं यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ये भी दौरों पर निकले हुए हैं, लेकिन इनके दौरे, आपको मालूम है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे और इनके दौरे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन दौरों को मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मंगोली मिशन है, जिस पर यूक्रेन के सदर एक मरतबा फिर से निकले रोने के बाद कि ये जो स्ट्राइक्स हैं ये दहशतगर्दी है, मुझे असलहा दो, मुझे गोला बारूद दो। अब स्पेन पहुंचे और हैरान रह गए, यूक्रेन के सदर हैरान रह गए कि स्पेन के बादशाह खुद आए थे यूक्रेन के सदर का इस्तकबाल करने। यूक्रेन के सदर ने इस हैरानी का इजहार स्पेन के बादशाह से मुलाकात के मौके पर भी किया, शुक्रिया भी अदा किया और एक्स पर बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं तो हैरान रह गया कि स्पेन के बादशाह खुद मुझे रिसीव करने आए, ये बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए। लेकिन स्पेन के बादशाह ने कहा कि हैरान तो तुम हो गए, लेकिन अब परेशान होने की बारी है। जब मुलाकात हुई स्पेन के ऑफिशियल से, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर से यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की, वहाँ पर मोटे तगड़े ऐलानात भी यूक्रेन के लिए किए गए, कुछ माहिदों पर दस्तखत भी किए गए। स्पेन का मैं आपको बता दूं कि वही मुल्क है जिसने रिसेंटली फ़लस्तीन को तस्लीम किया है और आज अब से कुछ देर कबल स्पेन की जानिब से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि स्पेन ने फ़लस्तीन को ऑफिशियली तस्लीम कर लिया है। बहरहाल यहाँ पर स्पेन ने यूक्रेन के लिए 1 बिलियन यूरोस की मदद इमदाद का ऐलान किया, लेकिन एक शर्त के साथ, और शर्त ये थी कि ये जो असलहा गोला बारूद हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपने इनसाइड यूक्रेन इस्तेमाल करना है, अपनी टेरिटरी से आगे नहीं बढ़ना, यानी कि डीप इनसाइड रशिया या फिर जो रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स हैं
उनको भी आपने स्पेन का असलहा इस्तेमाल करते हुए टारगेट नहीं करना। हालांकि यूक्रेन के सदर ने इस दौरे से कबल जो अपना वीडियो पैगाम था उसके दौरान डेली बेसिस पर यूक्रेन के सदर जो रशिया के हमले हैं, जो रशिया की स्ट्राइक्स हैं, उनके बाद जो यूक्रेन के सदर वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाते हैं, जारी करते हैं, तो उसमें डेली यूक्रेन के सदर ये मुतालबा करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज से, नेटो ममालिक से कि असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करें और साथ मुझे इजाज़त भी दें कि मैं खुलकर ये असलहा गोला बारूद इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन स्पेन ने यहाँ पर सरप्राइज दे दिया यूक्रेन के सदर को। स्पेन के बाद यूक्रेन के सदर अपने मंगोली मिशन को आगे बढ़ाते हुए पहुंचे बेल्जियम, और बेल्जियम की जानिब से वार्मली वेलकम किया गया उसी तरह यूक्रेन के सदर को, और बहुत ज़्यादा थपकियाँ दी गई। ना सिर्फ खाली पीली थपकियाँ बल्कि 1 बिलियन यूरोस की मदद इमदाद का ऐलान बेल्जियम ने भी किया। ना सिर्फ 1 बिलियन यूरोस की मदद इमदाद का ऐलान बल्कि F-16 लड़ाका तैयारे, बेल्जियम ने कहा कि हम 30-35 मजीद F-16 लड़ाका तैयारे आपको देंगे, लेकिन इस शर्त पर कि आपने F-16 लड़ाका तैयारे भी यूक्रेन की फिजाओं में उड़ाने हैं और अपनी फिजाओं से बाहर नहीं निकलना, अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं निकलना। F-16 को उड़ाते हुए अपने मुल्क के अंदर आपने रहना है। अब ये जो दो कंट्रीज हैं, इन्होंने यूक्रेन के सदर को स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया कि असलहा गोला बारूद तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इस शर्त पर कि आप हमारा असलहा अपनी टेरिटरी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा बहस है और बहुत ज़्यादा डिवीजन भी है, जिसको एडमिट किया कैमरे के सामने बैठकर जो जोसेफ बोरेल हैं, यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्लिप आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएगा। मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर कुछ मजीद रिपोर्ट्स भी आपको मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, वो ज़रूर सुनिएगा। जोसेफ बोरेल ने ये कहा कि डिवीजन तो है, बहुत ज़्यादा तकसीम है, ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक बल्कि नेटो का ब्लॉक भी तकसीम है इस मामले पर कि यूक्रेन को इजाज़त देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, यूक्रेन के अंदर फौजी भेजने चाहिए या फिर नहीं भेजने चाहिए। अब मैं प्रोमिनेंट कंट्रीज आपको बता दूं, प्रोमिनेंट कंट्रीज में जो यूक्रेन के इस मुतालबे की सपोर्ट में आगे आए हैं, आपको मालूम है फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो इस मुतालबे के हक में है, इन दोनों मुतालबात के हक में है कि अपने फौजी भी भेजेंगे और यूक्रेन के लिए कोई रेड लाइन नहीं होनी चाहिए। दूसरा मुल्क है फिनलैंड और स्वीडन भी, जो ताज़े नेटो के मेंबर बने हैं, वो भी यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के इस मुतालबे के हक में हैं। 3 कंट्रीज और हैं, उनका आपको मालूम है, बाल्टिक स्टेट्स लिथुआनिया, लाटविया और इस्टोनिया सबसे ज़्यादा रशिया के थ्रेट को फील करते हैं, इसलिए वो भी यूक्रेन के इस मुतालबे के हक में है। पोलैंड भी यूक्रेन के इस मुतालबे के हक में है कि यूक्रेन को इजाज़त देनी चाहिए, यूक्रेन के लिए कोई रेड लाइन नहीं होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर जो नेटो के चीफ हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, मैंने आपको बताया था कि एक इंटरव्यू के दौरान, वो इंटरव्यू भी आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि यूरोपियन कंट्रीज को, नेटो ममालिक को यूक्रेन को इजाज़त दे देनी चाहिए। अब इस स्टेटमेंट पर जो मुखालिफ पार्टी है तो नेटो पार्टी, लेकिन इसके दरमियान मैं आपको बता चुका हूं कि दरार पड़ चुकी है, तकसीम हो चुके हैं, एक धड़ा एक साइड पर है, और ये जो धड़ा है जो इस मुतालबे के खिलाफ है वो बहुत बड़ा धड़ा है। अब इटली के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने बात की इंटरव्यू के दौरान, तो इटली के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग को मुखातिब करते हुए कहा कि अ डेंजरस जेंटलमैन, नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने जिस तरह की बातें की हैं तो हम उनके बहुत खिलाफ हैं। ना सिर्फ हम खिलाफ हैं बल्कि हम मुतालबा करते हैं कि नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्योंकि आप इस दुनिया को एक बड़ी जंग की जानिब धकेल देंगे, लेकिन इटली अपने बच्चों को, अपनी खवातीन को तीसरी आलमी जंग में नहीं धकेलना चाहता। ना सिर्फ इटली बल्कि आपको मालूम है कि हंगरी की जानिब से भी, सर्बिया की जानिब से भी, जर्मनी के चांसलर ओलफ शॉल्स ने तो यूक्रेन के सदर को कहा कि 30 साल बाद इस तरह के मुतालबात जो हैं आपकी जानिब से किए जाने चाहिए। जब आप नेटो के मेंबर बन जाएंगे, शायद 30 साल के बाद यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाएगा, तो फिर इस तरह के मुतालबात यूक्रेन को सूट करते हैं। और जो सबसे बड़े इनके दादा हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन, उन्होंने भी कैडेट्स से खिताब करते हुए, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर सुनवाया था, अमेरिका के सदर ने कहा कि नेटो के जो बूट्स हैं वो यूक्रेन के अंदर नहीं उतरेंगे, लेकिन जहां तक ताल्लुक है यूक्रेन को इजाज़त देने का,
तो उस पर एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गौर किया जा रहा है, यूक्रेन के साथ मीटिंग भी होगी और फिर जाकर यूक्रेन को अमेरिका की जानिब से भी इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन क्या ये इजाज़त किसी बड़ी जंग का सबब नहीं बनेगी? अब ये सवाल किया गया नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग, जो कि अब से कुछ देर पहले यूरोपियन यूनियन के एक समिट में, एक मीटिंग में शिरकत के लिए पहुंचे थे। तो साफ ही ने सवाल किया कि आपकी वजह से और यूक्रेन की वजह से जो नेटो का ब्लॉक है वो तकसीम नजर आ रहा है, नेटो के ब्लॉक में एक बहुत बड़ी दरार नजर आ रही है। तो क्या आप अब भी ये दरार और ये तकसीम देखते हुए भी क्या आप अपनी बात पर कायम हैं? क्या नेटो कंट्रीज को इजाज़त देनी चाहिए यूक्रेन को कि वो रशिया के अंदर डीप इनसाइड रशिया टारगेट कर सके, और अगर हाँ तो क्यों? नेटो के चीफ ने क्या जवाब दिया, ये सुनने उसके बाद बात करते हैं। Mr. Secretary General, why is it right to lift restrictions on Western weapon to hit targets inside Russia now? We have to remember what this is. This is a war or aggression. Russia has attacked another country, invaded another country. And Ukraine has, according to international law, the right to self-defense, to defend themselves. And the right of self-defense includes also striking targets outside Ukraine, legitimate military targets inside Russia. And this is in particular relevant now because the most heavy fighting is now taking place in the Kharkiv region, close to the Ukrainian-Russian border, and in part the border is actually the front line. And therefore, of course, it will be very hard and difficult for the Ukrainians to defend themselves if they cannot hit military targets just on the other side of the border. These may be missile launchers, it may be artillery, it may be airfields which are used to attack Ukraine. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूं और वक्त आ चुका है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को, नेटो ममालिक को यूक्रेन को अपना असलहा डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दें, क्योंकि नेटो के चीफ ने कहा कि जहां से रशिया अपने रॉकेट्स और ड्रोन्स लॉन्च कर रहा है, तो अगर आप असलहा गोला बारूद यूक्रेन को बगैर इस इजाज़त के प्रोवाइड करेंगे तो उन टारगेट्स को यूक्रेन किस तरह से हिट कर सकेगा, और रशिया के मिसाइल्स और रशिया के जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं वो किस तरह से यूक्रेन रोक पाएगा। तो यूक्रेन को इजाज़त देना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि नेटो के चीफ अपनी बात पर अभी भी ये तकसीम देखने के बावजूद भी कायम है। तो साफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि चलें अगर इजाज़त दे देते हैं या आप उन्हें प्रेशराइज कर लेते हैं और तमाम नेटो कंट्रीज इजाज़त दे देते हैं और यूक्रेन वो असलहा इस्तेमाल करते हुए रशिया को टारगेट करता है, तो क्या आप नहीं समझते कि तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी? तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने क्या जवाब दिया, ये सुनने उसके बाद बात करते हैं। Them uphold the right for self-defense. Then, why do you don't see the risk of escalation like Germany, like US President Joe Biden? So NATO has two tasks in this war. One is to support Ukraine, to ensure that Ukraine prevails, and we do that by providing military support, equipment, training. The other task is to prevent this war from escalating beyond Ukraine to become a full-fledged conflict between NATO and Russia. And we do that partly by not sending in NATO troops. We don't have any plans of sending in NATO combat troops into Ukraine or to be directly involved in the fight. And we also prevent escalation by increasing our military presence in the eastern part of the alliance, in the Baltic countries, in Romania, in Poland, to remove any room for miscalculation in Moscow about our willingness to defend all allies, and by that preventing escalation beyond Ukraine. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि नहीं, देखें बात यह है कि हम अपने फौजी नहीं भेज रहे यूक्रेन के अंदर, मैं फौजी भेजने के खिलाफ हूं, लेकिन यूक्रेन को ये इजाज़त देने से हमें रशिया जंग में कंसीडर नहीं करेगा। अगर हम फौजी भेजेंगे तो ऑब्वियसली ये है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, फौजी भेजना, लेकिन यूक्रेन को हमारा असलहा इस्तेमाल करने की इजाज़त देना, ये हमें जंग में कंसीडर नहीं करेगा रशिया।
तो ये चीज़ जो है वो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने क्लियर की, लेकिन ये गलतफहमी दूर की है रशिया ने। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान मारिया ज़खरोवा ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि जो भी ये समझता है कि इस तरह की इजाज़त देने से आप जंग में कंसीडर नहीं होंगे तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। और जो दिमित्री मेदवेदेव हैं रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा, अब उन्होंने किस स्टेटमेंट का जवाब दिया है पहले मैं आपको स्टेटमेंट सुना दूं। पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि अमेरिका ने बैक चैनल राब्ता करते हुए रशिया को वार्न किया है कि अगर तुमने टैक्टिकल न्यूक्स इस्तेमाल किए यूक्रेन के खिलाफ, चाहे उससे चिड़िया भी ना मरे, लेकिन अगर तुमने टैक्टिकल न्यूक चलाया यूक्रेन के अंदर तो फिर अमेरिका तुम्हारे तमाम के तमाम टारगेट्स को हिट करेगा। तो ये फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है और इस पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल बहरहाल सामने नहीं आया, लेकिन रशिया का रद्द-ए-अमल सामने आया। रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अगर कोई ये भी समझता है तो वो भी अपनी गलतफहमी दूर कर ले कि अमेरिका जो है वो अमेरिका बहादुर हमें टारगेट करेगा या हमें बैक चैनल राब्ता करके इस तरह की धमकी भी देगा, तो फिर अमेरिका को पता है कि आगे रशिया को इस तरह की बात करना कोई लाइट बात नहीं है। इस तरह की बात करने के भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो अब सोल्यूशन ये है, सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी कि ये तकसीम क्यों है और इस पर किसकी क्या राय है। अब सोल्यूशन ये है, मैं आपको बता दूं, दो ऑप्शंस हैं इनके पास। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो ममालिक हैं, और मैं एग्री करूंगा फ्रांस वाला जो ब्लॉक है ना, जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इजाज़त भी देना चाहता है और फौजी भी देना चाहता है, तो एक ऑप्शन तो इनके पास ये है, वरना इनकी शिकस्त तो पक्की है। यूक्रेन रशिया को शिकस्त नहीं दे सकता, तो इन्हें अगर रशिया का मुकाबला करना है तो एटलीस्ट इन्हें अपने फौजी और ये इजाज़त यूक्रेन को देनी चाहिए। लेकिन अगर इन्हें नज़र आ रहा है बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं और ये असेसमेंट करें कि अगर हम 4, 6, 8 ममालिक जो यूक्रेन के इस मुतालबे के हक़ में हैं, अगर हम अपने फौजी भी भेज देते हैं और यूक्रेन को इजाज़त भी दे देते हैं, जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताए, फिनलैंड है, बाल्टिक स्टेट्स हैं, पोलैंड है, ये फ्रांस है, तो अगर ये सारे इस जंग में उतर जाते हैं तो क्या ये रशिया को शिकस्त दे देंगे? हरगिज़ नहीं। अमेरिका के बगैर तो इनका तसव्वुर भी नहीं है कि पूरे का पूरा यूरोप भी मिल जाए, जो कि 2.5 गुना रकबे में भी छोटा है और ताकत में भी छोटा है रशिया से, तो ये सारे के सारे भी मिल जाएं तब भी ये रशिया को शिकस्त नहीं दे सकते। तो इस बात पर मुत्तफिक होते हुए आप बातचीत की टेबल पर बैठ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन जो है वो बहुत बेहतर है, वरना आप 4, 6, 8 क्या, आप सारे के सारे जो 27 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के, वो भी रशिया को मिलकर शिकस्त नहीं दे सकते। तो बेहतर ये है कि बातचीत की टेबल पर बैठें और इस जंग को ख़त्म कर दें, इससे पहले कि यूक्रेन भी ख़त्म हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले नेटो का ये ब्लॉक भी ख़त्म हो जाए। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।